तो शासन के निर्देशों का पालन किस तरीके से प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और एग्जीक्यूट इनको कैसे किया जा रहा है, आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। 3 जिलों के जिलाधिकारी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपके साथ करवा देता हूं। कौशल राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिलाधिकारी हैं वाराणसी के। कौशल राज शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिलाधिकारी हैं उन्नाव के। रविंद्र कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और श्रुति सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं इटावा की। श्रुति सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले कौशल राज शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। आप एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार तमाम जो निर्देशन हैं वो दे रहे हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में पहुंचते हैं तो जिम्मेदारी आप लोगों की सर्वाधिक हो जाती है और आप लोगों के ऊपर ही ये पूरा दारोमदार एक तरीके से टिका होता है। स्पेसिफिक अगर मैं वाराणसी का जिक्र करना चाहूं आपसे, तो किस तरीके से, चूंकि जो ट्रिपल टी की बात लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसको कैसे आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है आप लोगों की, मैं चाह रहा हूं कि आप बताएं। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो वास्तव में कोरोना की महामारी है, ये आपदा के रूप में हमारे सामने है और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने इसको महामारी और आपदा का रूप दिया है। जब सामान्य विभागों के अभियान होते हैं तब तो एक विभाग इसका कार्य पूरा कर सकता है, परंतु जब आपदा आती है तो सभी विभागों को उसमें एकजुट होना पड़ता है। ये केवल स्वास्थ्य विभाग के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए सभी विभागों को इसमें शामिल किया गया। एग्जीक्यूशन में सारे संभवतः जितने भी विभाग थे हमारे, चाहे राजस्व हैं, चाहे हमारे विकास के विभाग हैं, स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य शिक्षा है, और इसके साथ तमाम जो जनपद स्तरीय विभाग होते हैं 40-50, उन सबको जोड़ा गया। उनको जोड़ने के बाद एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया गया, एक कंट्रोल रूम बनाया गया। इस कंट्रोल रूम में 490 लोग 3 शिफ्टों में कार्य करते हैं। इस कंट्रोल रूम में जितनी भी शिकायतें, जितनी भी आवश्यकता है, जितने भी बेड की रिक्वायरमेंट, दवाई की रिक्वायरमेंट है, सबको इकट्ठा करके उनकी समस्याओं को समाधान कराने का कार्य किया गया। न केवल इतना ही, बल्कि और भी मैनेजमेंट की टीमें बनाई गई। जैसे हमारी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी तो एम्बुलेंस मैनेजमेंट टीम बनाई गई। हम लोगों को जब आवश्यकता पड़ी बेड बढ़ाने की तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल जोड़ने के लिए उनकी टीम बनाई गई। जब बड़े अस्पताल चल पड़े तो वहाँ पे मरीजों की भर्ती जल्दी हो जाए, उसके लिए 6-6 घंटे की 3-4 हम लोगों ने शिफ्ट में अधिकारियों की ड्यूटी वहाँ भी लगाई। इसके साथ डेड बॉडीज का जब डिस्पोजल का टाइम आया तो डेड बॉडी व्हीकल किराए पे रखकर नगर निगम के माध्यम से डेड बॉडी डिस्पोजल कराना, घाटों को डेवलप कराना, घाटों पे रेट रेगुलेट कराना, इसकी टीम बनाई गई। इन्फोर्समेंट के लिए तो हम लोगों ने इनकम टैक्स और जीएसटी, इस तरह के विभागों को भी जोड़ा और उनको इन्फोर्समेंट के कार्यों में लगाया। कुल मिला के सभी विभागों को इसमें जुटना होता है। स्वास्थ्य विभाग के साथ सभी विभागों ने कंधे से कंधा मिलाया, तभी इस आपदा की चुनौती से हम लोग पार पाने में सक्षम हुए हैं। अब आज की वर्तमान स्थिति की बात करें तो जब कोरोना पीक पे था उस समय हमारे 2000 से लेकर 2700 केस प्रतिदिन आया करते थे। अब वो केस घट के 500 हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट जो 39% हुआ करती थी वो 5-6% आई है। ये इसी का नतीजा है कि टीम वर्क हुआ है, बहुत तेजी से निर्णय लिए गए हैं, एग्जीक्यूट किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो समय समय पर मार्गदर्शन और द्रुत गति से निर्णय लिए गए, उसी का परिणाम है कि वाराणसी में इस चुनौती को हम लोग झेलने में और उसको पार पाने में अभी तक सफल रहे हैं और अगली चुनौती की तैयारी हमने समय से पहले प्रारंभ कर दी है। जी जी। श्रुति जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। खासतौर से यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। इटावा के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूं, चूंकि ट्रिपल टी की बात लगातार हो रही है जिसमें टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है और ट्रीटमेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए जो एग्जीक्यूशन का जो प्लान है वो किस तरीके से आप लोगों ने बनाया और कैसे कोरोना के ऊपर प्रभावी रूप से आप लोग काम कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप बताएं। आयुष जी, मैं बताना चाहूँगी कि जैसा कि अभी कौशल जी ने बताया, ICCC पूरा धुरी है हमारे जो यहाँ पे पूरी कोविड रिस्पांस चल रहा है ज़िले में। उसमें एक बहुत सीनियर सीडीओ या उसके नोडल होते हैं, उसमें बहुत सारे 100 से अधिक लोग उसमें राउंड द क्लॉक काम करते हैं और वो बेसिकली जितनी एक्टिविटीज़ अभी बताई गई वो सब होती हैं। उसके माध्यम से जो पेशेंट्स हमारे हैं उनसे भी फीडबैक लेने के लिए, उनको रिस्पांस देने के लिए कंट्रोल रूम्स का नंबर वाइडली प्रसारित होता है। कहीं पर भी अगर कोई नया केस, अभी किसी को प्रॉब्लम है, किसी को उस तरह के कोविड के सिम्टम्स हैं, तो वो इमीडिएटली वहाँ पे कॉल करता है कंट्रोल रूम में और वहाँ से उसको जो टीम्स हैं इमीडिएटली उसके पास पहुंचती हैं उसकी टेस्टिंग के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए और इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल में बेड्स उपलब्ध कराने के लिए। तो ये बेसिकली जब इतनी इंटीग्रेटेड तरीके से उसमें कई विभागों के कई सीनियर ऑफिसर्स उसमें बैठे रहते हैं लगातार, जो राउंड द क्लॉक वहाँ ड्यूटी करते हैं। और निगरानी समितियां जो बनी हैं पूरे ज़िले में, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, वो बिल्कुल
तेजी से जाके सभी गाँव में हाउस टू हाउस सर्वे अभी रिसेंट चल रहा है, सामान्य तौर पे भी चलता है। अभी एक्सटेंसिव सर्वे 3 दिनों का हुआ है ताकि हम जो गांव में फैलाव की बात आ रही है उसको हम जल्दी से जल्दी कंटेन कर सके, समझ सके, उनको टेस्ट करके उनको आइसोलेट कर सके और उनकी ट्रीटमेंट अर्लियर शुरू हो सके, क्योंकि सेकेंड वेव में थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट है जो डिजीज़ का, तो उनको जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो सके उसके लिए इसमें फ़ायदा है। इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट के लिए डेफिनेटली कंटेनमेंट जोन्स को लगातार हम प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जो पॉजिटिव हैं उनको अंदर रखने के लिए, ताकि वो स्प्रेड ना हो। जहां हमारे जब ये पीक पर पहुंचा था 400-450 केसेस पर डे यहाँ पर आ रहे थे, वो अब घट करके 100 के करीब हो गए हैं और डेफिनेटली इसका कुछ फ़ायदा हमको मिला है और इंटीग्रेटेड तरीके से कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से एवं मानव गतिविधि के माध्यम से हम इसको हैंडल कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। रविंद्र जी, यही सवाल मैं भी आपसे दोहरा रहा हूं, चूंकि उन्नाव के अंदर भी खासतौर से आप लोग निश्चित तौर पर पहले से भी इन व्यवस्थाओं को देखते रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा दौर में अगर आज की स्थिति को देखते हुए और आगे का जो एग्जीक्यूशन का प्लान है वो मैं अगर आपसे जानना चाहूँ तो किस तरीके से इस महामारी से आप लोग निपट रहे हैं और क्या आप लोगों के द्वारा इस समय किया जा रहा है? मैं चाह रहा हूँ कि उन्नाव के लिहाज से आप भी बताएं। धन्यवाद आयुष जी। जैसा कि ICCC इसका नाम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में ICCC जनपद उन्नाव में भी बहुत प्रभावी तरीके से चल रहा है। कोई भी पैंडेमिक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही चल सकता है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें पूरी टीम लगती है जी। मैं आपको बताऊंगा कि हमने ICCC के माध्यम से कैसे अपनी टीमों को लगाकर इस कोरोना को कंट्रोल किया है। हम अपने ICCC से ही जो हमारा L2 लेवल का कोविड हॉस्पिटल है वहाँ की जो भी बेड की है वहाँ हम CCTV हमने लगा रखा और उसकी मॉनिटरिंग हम यहाँ से करते हैं ICCC से कि वहाँ डॉक्टर जा रहे हैं कि नहीं, वहाँ पेशेंट को जो सुविधाएं हैं मिल रही हैं कि नहीं। और इससे जब हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में फिर किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होती कि वहाँ किसी प्रकार की कोई शिथिलता बरते और इससे बहुत सुधार आया है जी जी। दूसरा हम काम करते हैं कि जितने होम आइसोलेशन वाले पेशेंट हैं हम सभी को अपने ICCC के माध्यम से फोन कराते हैं और फोन कराने का 2-3 पर्पस है। एक तो हम इंश्योर कराते हैं कि उनको मेडिकल किट मिल गई है कि नहीं और उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका हम SpO2 पूछते हैं, उनका टेम्परेचर पूछते हैं और किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि इन्हें तुरंत किसी फैसिलिटी में शिफ्ट करने की आवश्यकता है तो तुरंत हम लोग फैसिलिटी में शिफ्ट कराते हैं जी। इसी तरीके से हम फैसिलिटी में हमारे यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट एडमिट हैं उनको भी हम 100% पर डे फोन करते हैं कि आपको वहाँ प्रॉपर दवा मिल रही है कि नहीं, भोजन मिल रहा है कि नहीं, डॉक्टर्स आते हैं कि नहीं। इससे पेशेंट में एक सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है क्योंकि कोविड को पेशेंट के आसपास उसके परिवारिक जन भी नहीं जा पाते, लेकिन जब हमारा फोन जाता है तो उसको एक बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मुझे देखने वाले और वॉच करने वाले भी लोग हैं जी। इसके अलावा हमने एक और चीज नई यहाँ पर शुरू की है उन्नाव में। हम ICCC के ही माध्यम से एक लिंक देते हैं जो सारे होम आइसोलेशन पेशेंट को जाता है और उनमें से जो लोग इच्छुक होते हैं उनको योगा क्लासेस होती है जी। तो इधर एक्सपर्ट योगा के एक्सपर्ट बैठते हैं, डॉक्टर्स बैठते हैं जो उनको काउंसलिंग भी करते हैं और योगा जो कोरोना पेशेंट के लिए लाभकारी है वो उनको करवाते हैं। इसके अलावा निगरानी समितियां हमारे जनपद में बनी हैं। निगरानी समितियां सभी ग्रामीण क्षेत्र में हैं और सभी नगरीय क्षेत्र में हैं, लेकिन इनके द्वारा क्या काम किया जा रहा है इनकी मॉनिटरिंग हम ICCC से करते हैं। उनको कुछ को रैंडमली हम लोग फोन कराते हैं कि आज आपने कितने पेशेंट को देखा, कितने घरों का सर्वे किया, कितने लोगों को देखा और यदि उनमें से किसी में सिम्टम पाए गए तो आपने उनको तुरंत मेडिकल किट दिया कि नहीं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में अब हम सर्वे के दौरान भी किसी में अगर थोड़ा भी सिम्टम है तो हम सैंपलिंग के समय ही उसको दवा उपलब्ध करा दे रहे हैं और रिजल्ट आने का वेट नहीं कर रहे हैं ताकि उसकी दवा प्रारंभ हो जाए और वो किसी भी क्रिटिकल स्टेज में जाने से बच जाए जी। इसके अलावा हमने अपने ICCC में एम्बुलेंस की टीम बना रखी है, बैठा रखी है। कोई फोन आता है, किसी को एम्बुलेंस की जरूरत है तो हम एम्बुलेंस उसको प्रोवाइड कराते हैं। किसी को अगर सैंपलिंग करवाना है, कभी कभी ऐसा होता है घर में कोई नहीं है कि वो
हॉस्पिटल जाके सैंपलिंग करा सके। तो फोन आते हैं ऐसे, हम लोगों के CUG मोबाइल पे भी आता है कि साहब हमारे यहाँ टीम भेज दीजिए, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो हमें ले जा सके। तो हम घर भेज के RRT वहाँ उनकी सैंपलिंग भी कराते हैं। तो इस तरीके से हम आपने देखा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम कोविड कंट्रोल पूरी तरीके से कर रहे हैं। और जहां तक आपने एक और प्रश्न किया है कि आप आगामी थर्ड वेव को कैसे कर रहे हैं, तो थर्ड वेव के लिए हमने अभी से एक अपने जो हमारे अधिकारी हैं, एक्सपर्ट हैं, कुछ डॉक्टर से एक टीम बना दी है और इनसे 2-3 दिन में हम एक पूरी स्कीम तैयार करेंगे कि थर्ड वेव को लेके क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ये पीकू और नीकू की बात हो रही है, बच्चों के लिए बात हो रही है कि उनके लिए ICU बेड तैयार किए जाएं। तो हम एक पूरी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं कि क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है, कितना मैन पावर, कितना ICU, कितनी चीजें, और उसके हिसाब से फिर हम एक टाइम लाइन के अनुसार उसकी तैयारी करेंगे और उसे पूर्ण करेंगे। बिल्कुल। कौशल राज जी, चूंकि पिछला 1 साल हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने देखा कि पूरा कोविड का एक संक्रमण का दौर था, उस दौर में भी आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधन किया और उसका नतीजा ये रहा कि एक समय ऐसा था जिस समय बिल्कुल हम लोग ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई से बिल्कुल बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार जो नए चैलेंजेस सामने आए उसको आप लोगों ने किस तरीके से उसको रोका, किस तरीके से उन चैलेंजेस को आप लोगों ने फेस किया, थोड़ा सा अगर इसको बता पाएं। और इस बार सबसे बड़ी परेशानी आप लोगों को क्या हुई और उसको कैसे मैनेज किया गया आप लोगों के द्वारा, थोड़ा ये भी मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। दो प्रकार की विशेष चीजें नई वेव में देखने को मिली। एक तो जो गति थी उसको पीक पर पहुंचने की, वो बहुत तेज थी। पिछली बार का कोरोना संक्रमण कुछ महीनों के अंतराल पे अपने पीक पर पहुंचा था और एक इक्का दुक्का केस बढ़ते बढ़ते हम लोगों के केसेस एवरेज 200 पर डे डिस्ट्रिक्ट में आया करते थे और पीक के दिनों में वो 300 से ऊपर 1-2 दिन के लिए गए। इतनी व्यवस्था के अंतर्गत पिछली बार की व्यवस्था चली थी। लेकिन अब की बार जो विशेष चीज थी उसका सडन इंक्रीज इन ग्राफ था कि वो बहुत तेजी से 14 दिन के अंदर अंदर अपने 10 गुना लेवल पे पहुंच गई। 150-200 केस एवरेज से लेकर 2000 केस पर डे 14 दिन के अंदर अंदर हो गए और उसके भी एक वीक के बाद 2700 केस पर डे, जो माने कि पिछली बार की कोरोना वेव से 9 गुना बड़ी वेव जो कहें, उस वेव की गति, उस वेव की इंटेंसिटी, ये दोनों बहुत बड़ी थी। और तीसरी जो विशेष बात थी, इसमें ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट थी। पिछली वेव में ऑक्सीजन की जो मांग थी वो केवल 10% हॉस्पिटलाइज पेशेंट में हुआ करती थी, जो अब की बार लगभग 99% पेशेंट्स में हो गई। जो भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते थे उन्हें ऑक्सीजन की जो डिमांड आने लगी वो अभूतपूर्व थी, पिछले साल के एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा हटके थी। ये तीनों जो चैलेंजेस हमारे सामने आए, इसको हम लोगों को चैलेंज को फेस करने में 3 सप्ताह का समय लगा, जब हम लोग उसके एट पार आ सके। जैसे ये वेव बढ़नी शुरू हुई थी तो अप्रैल के फर्स्ट वीक पे हमारे पास केवल 700 बेड हुआ करते थे जो ऑक्सीजन युक्त थे। उन बेड्स को हम लोगों ने अप्रैल के अंत तक बढ़ाकर 2100 तक किया। 3 गुना बेड की कैपेसिटी हम लोगों ने 1 महीने में बढ़ाई, लेकिन वो कैपेसिटी ऑक्सीजन की वजह से बढ़ पाई। हमारे डिस्ट्रिक्ट और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में कुल मिला के 1900 सिलेंडर ही प्रतिदिन भरने की क्षमता थी, जिसको बढ़ाकर 4300 किया गया। इसके अलावा जहां पे LMO की क्षमता थी, खुद के प्लांट लगे थे BHU में और कैंसर हॉस्पिटल में, वहां नए हॉस्पिटल चालू करवाए गए और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी बंद पड़े प्लांट्स को दोबारा चालू कराया गया। तो ऑक्सीजन का सोर्स डेवलप किया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की जो यूपी गवर्नमेंट की अनूठी योजना थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से चलाई गई थी, उसका भरपूर प्रयोग किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने ऑक्सीजन के प्लांट्स भी अस्पताल में लगवाने उसी टाइम ऑर्डर करने शुरू कर दिए। तो अप्रैल के 2nd वीक में जो ऑर्डर किए गए वो अप्रैल के लास्ट वीक में आके प्लांट लगने लग गए हमारे। उसका नतीजा ये हुआ कि ऑक्सीजन की सिलेंडर अवेलेबिलिटी बढ़ी, LMO के प्लांट्स बढ़े, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के सापेक्ष अवेलेबिलिटी बढ़ी, उसके प्लांट बढ़े। तो हमारे बेड 700 से बढ़ के वर्तमान में मई फर्स्ट वीक में अब 2450 हो गए हैं। और अच्छी बात यह है कि सारे चीजों का प्रयास किया गया, तो हम लोगों ने इन्फेक्शन के ऊपर भी फोकस किया। इन्फेक्शन ग्रामीण स्तर पर भी फैल रहा था, शहर स्तर भी फैल रहा था। उसका एकमात्र समाधान था कि सिम्टोमेटिक व्यक्ति को ढूंढ के घरों में ही जाके दवा वितरण कर दिया जाए। बहुत बृहद अभियान पहले शहर में चलाया गया, फिर इलेक्शन की प्रोसेस के बाद ग्रामीण क्षेत्र में चलाया गया। 1,10,000 परिवारों तक हम लोग पहुंचे, उनको मेडिसिन किट दी और बाकायदा उसके माध्यम से इन्फेक्शन को कंट्रोल किया। इधर बेड बढ़ाए गए, उधर इन्फेक्शन रेट कम की गई। तो इस प्रकार 2 स्ट्रेटेजी से काम करते हुए हम लोगों ने इस चैलेंज को पार किया और अब स्थिति ये आ गई है कि हमारे 2450 बेड में से 1050 बेड शहर में अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए। DRDO का एक नया हॉस्पिटल चालू हो गया है, 250 बेड की कैपेसिटी ही हम लोग वहां चला रहे हैं, बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम लोगों को चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।
तो शुभ संकेत ये भी हुए कि कोरोना के इन्फेक्शन की भी दर में कमी आई, साथ ही साथ ऑक्सीजन और बेड बढ़े उसकी व्यवस्था में भी आई। और तीसरी जो कार्य हुआ वो व्यवस्थाओं में हुआ, जैसे HFNC की रिक्वायरमेंट बढ़ी थी, वेंटिलेटर्स की बढ़ी थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बढ़ी थी, तो कुछ हम लोगों ने गवर्नमेंट सोर्सिंग करके, कुछ CSR में करके ये सारी चीजें भी बढ़ाई। टेस्टिंग की जो फैसिलिटी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है BHU जैसी लैब्स में, उसमें RNA एक्सट्रैक्टर मशीन देकर हम लोगों ने टेस्टिंग की कैपेसिटी भी बढ़ाई। तो कुल मिला के ये तीसरा कार्य भी किया गया। उसी का परिणाम है कि द्वितीय जो वेव है वो समय से पहले कंट्रोल पे आ गई, और निश्चित रूप से जो तैयारियां की गई हैं वो तीसरी वेव अगर आती है तो उसमें भी सहायक सिद्ध होंगी। वर्तमान में अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है कि सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवा दें। 3 अस्पतालों में अब तक हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग भी चुके हैं, बाकी 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाई अप हो गए, आने वाले 15 दिन में लग जाएंगे। अब CHC को भी इक्विप करने का काम शुरू कर दिया गया है। 8 CHC जो ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनमें 7 के ऑक्सीजन प्लांट टाई अप कर दिए गए हैं, ये भी 1 महीने में लग जाएंगे। तो ऑक्सीजन युक्त बेड ये हमारे अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट वेव की प्रिडिक्शन के अनुसार हम लोग पीडियाट्रिक ICU और उस समय के विशेष सर्जिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, उन सब की प्लानिंग चालू कर चुके हैं। वो भी हम लोग धीरे धीरे परचेज करके आने वाले 15-20 दिन में चर्चा सबमिट आपसे करने की जरूर कोशिश करूंगा, करेंगे। क्योंकि भविष्य की भी प्लानिंग क्या है और अभी मौजूदा जो दौर है इसको देखते हुए आप लोगों ने क्या तैयारियां की, इस पर मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन मैं श्रुति जी का भी रुख कर लेता हूं। श्रुति जी, सवाल आपसे भी मेरा यही है, चूंकि इसके पिछले वाले दौर में हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने भरसक वो तमाम प्रयास किए थे जिससे जो कोविड के जो केसेस थे वो बहुत एकदम डाउन हो गए थे। नए दौर के अंदर जब हम लोग देख रहे हैं कि केसेस बहुत तेजी से बढ़े, तो चैलेंजेस किस तरीके थे और उसको किस तरीके से आप लोगों ने फेस किया, कैसे एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में उन सारी चीजों को आप लोगों ने सही तरीके से एग्जीक्यूट किया, थोड़ा सा अगर आप इस विषय को बता पाएं श्रुति जी। बिल्कुल, जो इटावा में अगर हम देखें तो जो मार्च के महीने में हमारे केसेस ड्रॉप होते होते जीरो पे आ गए थे और करीब 20-25 दिनों तक लगभग जीरो केसेस इटावा में थे, जो करीब अप्रैल फर्स्ट वीक से 1-2 केसेस करके शुरू हुए और स्टीप राइज उसमें हुई कि अगले 10 दिनों में, 12 दिनों में, 15 दिनों में जो पिछली वेव की पीक जब आई थी तब हमारे केसेस शहर एरिया में 100 के करीब होते थे, जो इस वेव 10 दिनों के अंदर अंदर बढ़ करके 450 के करीब पहुंच गए। तो इट वाज कम्प्लीटली ओवरवेलमिंग हो गया था। और इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज ये था क्योंकि इस बार इस जो वायरस है इसका जो बिहेवियर था उसका बहुत इंटेंसिव स्प्रेड का, एक्सटेंसिव स्प्रेड का भी था। और डॉक्टर्स बहुत सारे और जो पैरामेडिकल स्टाफ है हमारे जो मेडिकल कॉलेज है या L2 है उनके बहुत सारे स्टाफ भी उस समय दौरान में अफेक्ट हुए जब ये स्प्रेड हो रहा था, बढ़ रहा था। वो चूंकि जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की पहल पर वैक्सीनेशन इतना एक्सटेंसिव हो चुका है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का, तो बहुत ज़्यादा समस्या उनको नहीं आई और जल्दी वो काम पर वापस लौट सके, तो उसके बाद ताकि हमको संभालने में उसको फिर सुविधा हुई। ऑक्सीजन डेफिनेटली पहली वेव में ऑक्सीजन की क्राइसिस जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ऑक्सीजन अवेलेबल थी। और इस बार ऑक्सीजन की क्राइसिस चूंकि बहुत इंटेंसिवली ज़रूरत थी और बहुत ज़्यादा डिमांड एकदम से राइज हुई उसकी, तो इनिशियली उसको मैनेज करना कठिन था। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स के भी सपोर्ट से प्लस यहाँ पे भी जो हमारे सैफई में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सैफई मेडिकल कॉलेज में लगे हुए थे जो कुछ समय से खराब थे, 2 सालों से खराब पड़े थे, उसको भी हमने आर्मी का सहयोग लेकर के उसको ठीक करवाया और वो उनकी आज वो काम कर रहे हैं और वो सप्लीमेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन वहाँ पे दे पा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी उसको जल्दी से जल्दी प्रोक्योर किए गए, उसको इकट्ठा किए गए, उनकी फिलिंग की व्यवस्था हुई है और अब ऑक्सीजन की जिले में कहीं कोई समस्या नहीं है। इवन होम आइसोलेशन के पेशेंट्स को भी जैसे जैसे ज़रूरत है, अगर उनको घर में भी ऑक्सीजन चाह रहे हैं तो उनको हम आसानी से उपलब्ध कराने की स्थिति में आ गए हैं। और बाकी जो हमारी ICCC थी, इतनी स्टीप राइज की वजह से हमको हर चीज़ में बढ़ोतरी करनी पड़ी। हमारे जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल में 4-5 टीम्स काम कर रही थी, कंप्लेंट्स टीम थी, रैपिड रिस्पांस टीम है, कॉलिंग टीम्स थी, रिसोर्सेज टीम थी, सभी में हमने बहुत बड़ी मात्रा में अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को बढ़ाया क्योंकि इनफ्लो बहुत ज़्यादा था इन्फॉर्मेशन का, जिसकी वजह से अगर हम इसको नहीं बढ़ाते तो हमें मैनेज करने में उतना आसानी नहीं हो पाती। वो सब करते हुए तब जा करके अभी हमारा ये फिर से अब डाउन पर है। अभी जो हमारे 400, 450, 500 केसेस तक पहुंच रहे थे वो आज की स्थिति में फिर से 100 के करीब आ गए हैं एंड वी होप कि वी विल बी एबल टू मैनेज। रविंद्र जी, इस बार एक चीज जो हम लोगों ने देखी इस कोरोना काल के अंदर कि पिछली बार वाला जो कोरोना का एक दौर था वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा हम लोग देख रहे थे कि वो इम्पैक्ट कर रहा था, लेकिन अब ये गांवों तक भी इसकी दस्तक देखने को मिली है।
वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज को हर तरीके से मुहैया करवा पाना, लोगों को अवेयर कर पाना, जागरूक कर पाना कि वो उस एप्रोप्रिएट बिहेवियर को उसके अकॉर्डिंगली जो है बिहेव करें, ये जो सारे चैलेंजेस थे इसको कैसे आप लोग सही कर पा रहे हैं, कैसे इन चैलेंजेस को आप लोग फेस कर रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से क्या अगर आप लोग फोकस करके कुछ काम कर रहे हैं तो वहां पर कुछ बातें अगर आप बता पाएं कि कैसे वहां पर भी आप लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन्नाव के लिहाज से अगर मैं जानना चाहूँ तो। आयुष जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट वेव थी और सेकंड वेव थी उसमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट वेव जब आई थी तो उसमें ज़्यादातर केस एसिम्प्टोमेटिक होते थे और हमारे L1 लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में से ज़्यादातर पेशेंट जाते थे और ठीक हो जाते थे। लेकिन L2 ये जब हमारी सेकंड वेव आई तो सेकंड वेव में ज़्यादातर पेशेंट ऐसे आने लगे जिनमें ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन था और उन्हें तुरंत ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। हमारा उन्नाव 2 महानगरों के बीच है, कानपुर और लखनऊ के बीच में। हमने दोनों जगह अपने मजिस्ट्रेट लगाए, वहां जहां से भी रिफिलिंग होती है ऑक्सीजन की। हमने कानपुर में भी अपने मजिस्ट्रेट लगाए, हमने लखनऊ में भी अपने मजिस्ट्रेट लगाए और दोनों जगह से जितनी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम ले सकते थे हमने ली और अपने पेशेंट को हमने ये सुनिश्चित कराया कि उनको किसी भी समय ऑक्सीजन की कमी न रहे। कोई ऐसा समय नहीं आया कि हमारे पास 4-5 घंटे से कम ऑक्सीजन का बैकलॉग रहा हो और ये पूरी टीम हमने ऑक्सीजन पे लगाई अपनी। तो उससे ये फायदा हुआ कि ऑक्सीजन की कमी से किसी पेशेंट को नुकसान नहीं हुआ। हमने होम आइसोलेशन वाले पेशेंट के लिए भी व्यवस्था किया कि हम होम आइसोलेशन के पेशेंट को भी ऑक्सीजन दे सके। जहां तक आपने ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार मैं प्रश्न पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी निगरानी समितियां सक्रिय हैं। निगरानी समितियां हर घर जाके वहां पूछती हैं कि कोई सिम्टम तो नहीं है। अगर कोविड का कोई भी सिम्टम है, खांसी, सर्दी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो तुरंत वो जो निगरानी समिति आशा वर्कर है वो तुरंत अपने MOIC को, जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी है उस क्षेत्र के, तुरंत उनको फोन करती है कि यहाँ टीम भेजकर सैंपलिंग कराई जाए। वो टीम सैंपलिंग करती है, लेकिन साथ ही ऐसे लोगों को हम मेडिकल किट भी उपलब्ध करा दे रहे हैं कि इनकी दवा प्रारंभ हो जाए ताकि ये क्रिटिकल होने से बच सके। सैंपलिंग होने के पश्चात हम उन पे लगातार निगाह रखते हैं और यदि वो पेशेंट दवा लेने के बाद भी उसकी स्थिति खराब होती है तो हम उसे किसी न किसी हॉस्पिटल में ले आते हैं। हमारे यहाँ इस समय 3 हॉस्पिटल सक्रिय हैं, तो जहां भी जगह होती है पर्याप्त मात्रा में आज की डेट में हमारे पास बेड उपलब्ध हैं, चाहे वो ICU में हो, चाहे SDU में हो या आइसोलेशन बेड्स हो। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड हैं और हम उनको तुरंत शिफ्ट करा देते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि तुरंत जैसे ही किसी ग्रामीण में कोई लक्षण आते हैं उन्हें तुरंत आइसोलेट करके हम फैसिलिटी में ले आते हैं और इस चीज का हमने प्रचार प्रसार भी किया है। बिल्कुल। कौशल राज जी, चूंकि आप बता रहे थे कि भविष्य के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अब आप लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं ताकि आने वाली जो थर्ड वेव है उससे भी सही तरीके से निपटा जा सके और स्थितियां नियंत्रण के अंदर रहें, तो उसको भी थोड़ा बताइएगा। साथ ही साथ एक सवाल इसमें मैं और जरूर आपसे जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि इस बार हम लोगों ने देखा कि एक बड़ी समस्या इस बात की भी सामने आ रही थी, दवाइयों की कालाबाजारी शुरू हो गई, लोग उसको स्टोर करना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन को भी कहीं कहीं इस तरीके की खबरें आई कि लोगों ने उसको भी स्टोर करना शुरू कर दिया। ये जो इस तरीके की गतिविधियां हो रही थी, इनको रोकने के लिए आप लोगों ने किस तरीके से काम किया और इसको और किस तरीके से और पुख्ता तरीके से आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं ताकि भविष्य में भी इस तरीके की परिस्थितियां ना बन सकें और ऐसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके? अगर इस विषय को भी थोड़ा सा बता पाएं और भविष्य की तैयारियां क्या हैं थर्ड वेव को लेकर के, उसको भी बताएं। सेकेंड वेव की जो चुनौतियां थी उससे काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिला है और पहली चीज़ ये है कि आकस्मिकता से कैसे डील किया जाए, वो चैलेंज को प्रशासन और सभी अधिकारियों ने सीखा है। उसी के अनुसार हम लोग आगे अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हर आगे की पॉसिबिलिटी को अभी से जज किया जा सके। हम लोगों ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने की युक्ति सीख ली है और ये व्यवस्था तो आगे तक मेंटेन की जाएगी, लेकिन आगे बच्चों की अगर कोई वेव आती है तो उसके स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट होगी वो करने के लिए कंसल्टेटिव कमेटी बना के सारी रिक्वायरमेंट हमने लेनी शुरू कर दी है। उसमें सबसे पहले ICU और L3 बेड की व्यवस्था करना, उससे संबंधित सर्जिकल इक्विपमेंट्स की व्यवस्था करना, उससे संबंधित जो और डिस्पोजेबल आइटम्स होंगे उनकी व्यवस्था और कौन सी दवाइयां भविष्य में चल सकती हैं
उन सब की रिक्वायरमेंट हमने पीडियाट्रिक एसोसिएशन से और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं बीएचयू में और सरकारी महकमे में। चलिए, कौशल राज्य से हमारा संपर्क लगता है टूट गया, मैं दोबारा से उनके पास जाऊंगा। श्रुति जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। यही सवाल मेरा आपसे भी है। एक तो भविष्य की तैयारियां क्या हैं और थर्ड वेव को लेकर के थोड़ा सा इसको बताइएगा इटावा के लिहाज से, और खासतौर से जो लोग इस समय आपदा में अवसर कहीं तलाशने की कोशिश कर रहे थे, गलत तरीके से दवाइयों को स्टोर करना या फिर ऑक्सीजन की शॉर्टेज पैदा कर देना, इन सब चीजों से भी आप लोगों ने किस तरीके से डील किया? मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा इस विषय को भी बताएं, श्रुति जी। बिल्कुल, जो थर्ड वेव जिसकी आशंका जताई जा रही है उसकी तैयारी के लिए शासनादेश भी आ चुके हैं और हम लोग भी यहाँ पर पूरी तैयारी लगातार कर रहे हैं। इसमें जो होर्डिंग के लेकर के जहाँ तक बात है मेडिसिन की या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, या जो हॉस्पिटल्स ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, ओवर बिलिंग कर रहे हैं पेशेंट से प्राइवेट हॉस्पिटल, उन पर कार्रवाई की लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है, लगातार छापे भी डाले जा रहे हैं। बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने इस तरह से अधिग्रहण भी किए हैं जो कहीं पे लोगों ने कोटिंग करके रखे हुए थे, उनको लेकर के सारा पूल करके रखा है, उनको भर करके, जिसको कि हम पूरे जिले में आवश्यकता के को सभी को उपलब्ध करा रहे हैं यहाँ से इंटीग्रेटेड तरीके से, ताकि कहीं के भी कोई इसकी कालाबाजारी ना हो और सुविधाजनक रूप से ये सभी जगह पर उपलब्ध हो। जहाँ तक आगे की तैयारी की बात है, बिल्कुल हमें बेड्स बढ़ाने हैं, जो पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने हैं उनकी तैयारी बिल्कुल चल रही है। 2 CHCs हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है जिनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के तौर पे हम डेवलप कर रहे हैं। जो हमारे अभी के हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें पीडियाट्रिक डॉक्टर्स को भी इंटीग्रेट करने के लिए वहाँ पर जो अभी तक नहीं थे उनकी कमेटी भी बन गई है। उसमें क्या क्या ज़रूरतें उनको पड़ेंगी, क्या दवाइयाँ हैं, क्या मेडिसिन हैं, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो रखेंगे, क्या उसमें अगर कोई और उपकरण की आवश्यकता तो नहीं है, इन सभी चीज़ों को ये लोग एग्जामिन कर रहे हैं और इसकी तैयारी हम युद्ध स्तर पे कर रहे हैं कि कभी भी जो आशंका जताई जा रही है कब आएगी बहुत स्पेसिफिक नहीं है, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसके लिए तैयार रहें। ऑक्सीजन प्लांट्स जिले में ऑलरेडी जो खराब पड़े थे वो ठीक करा करके ऑलरेडी रनिंग स्थिति में आ चुके हैं और इसके अलावा एक नया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है सैफई में, यहाँ से जो प्रस्ताव गया था तो वो भी सैंक्शन हो गया है। अगले 3 से 4 दिनों में वो वहाँ पर स्थापित हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त हमारे जिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने वाला है जो कि अगले 1 महीने में लगने की संभावना है। और जो हमारे 2 CHCs हैं उनमें भी CSR के माध्यम से, शुगर फैक्ट्रीज के CSR के माध्यम से उनको वहाँ पे भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहा है, ताकि ऑक्सीजन की लिहाज से जिला स्वयं में सक्षम हो, हमें बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत ना पड़े। इसका प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं, तो पूरी तैयारी कर रहे हैं और आगे की संभावना को देखते हुए और संभव है हम उसको प्रॉपर तरीके से, जैसा अभी कौशल ने भी कहा कि जो ये आकस्मिकता थी इतनी तेज, ये जो सेकेंड वेव आई है इसने बहुत कुछ सिखाया है। आकस्मिकता को कैसे डील करना है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और कितना सीवियर हो सकता है, ये हम सभी ने देखा है। हम इसकी तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं। कौशल जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कुछ तकनीकी समस्या थी, उसको कंप्लीट करें। जी, मैंने जैसा कहा कि हम लोगों ने काफ़ी सीखा है, उसी के अनुसार हम आगे की भी तैयारी कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अलावा अन्य कोई प्रकार की बीमारी आ सकती है तो उसको भी हम लोग चैलेंज की तरह लेंगे। अब जो ब्लैक फंगस की इशू आई है उसकी भी तैयारियां हम लोगों ने प्रारंभ की है। एपिडेमियोलॉजिस्ट लोगों को भी जोड़ा है और लकीली बीएचयू के माध्यम से बड़ा रिसोर्स हमारे पास मौजूद है जो हमको राय देने में सक्षम है। तो हम लोग पूरी तैयारी आने वाले 15-20 दिन में करेंगे ताकि आकस्मिकता के रूप में हमको कोई सरप्राइज एलिमेंट आगे के लिए ना देखने को मिले। जहां तक एनफोर्समेंट की बात है, बड़ा ही यूनिक मॉडल वाराणसी में अडॉप्ट किया गया था। हम लोगों ने किसी भी प्रकार की छापेमारी की, FIR की या हॉस्पिटल सील करवाने की कोई कार्रवाई, किसी भी प्रकार की छापेमारी की, FIR की या हॉस्पिटल सील करवाने की कोई कार्रवाई नहीं की। बहुत ही एमिकेबल तरीके से ये सारी इन्फोर्समेंट भी हो और रेट भी घटे, इसके लिए हम लोगों ने इनकम टैक्स और GST इन दोनों के अधिकारियों का प्रयोग किया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इन लोगों को साथ लेते हुए हम लोगों ने 2 बड़ी इन्फोर्समेंट टीम्स बनाई, जिसमें पुलिस प्रशासन, इनकम टैक्स, GST, ड्रग सेफ्टी, इन सब लोगों के विभागों के लोग रहते थे। वे लोग जाते थे और रिकॉर्ड बेस्ड चेकिंग हम लोग हॉस्पिटल्स की और जितने बड़े होलसेलर्स हैं ड्रग्स एंड फार्मा के, उन लोगों की कराते थे। रिकॉर्ड बेस्ड चेकिंग का फायदा ये होता था कि प्रॉफिट मेकिंग का कंपोनेंट उनके द्वारा देखा जाता था और जो प्रॉफिट मेकिंग है भविष्य के इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए, GST का असेसमेंट के लिए प्रयोग किए जाएंगे। ये जो अभी वर्तमान की जो रिकॉर्ड चेकिंग है ये भविष्य में बहुत भारी पड़ती है। इस तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं ताकि किसी के आत्मसम्मान के ऊपर भी बात ना आए, मेडिकल सर्विसेज की इमरजेंसी भी बनी रहे और भविष्य का इन्फोर्समेंट भी अच्छा हो। इसका नतीजा ये होगा कि पिछले 20-25 दिन में हमारी शिकायतें जो पब्लिक किया करती थी उनमें ड्रास्टिक कमी आई है। हमारे कंट्रोल रूम पे जो ओवर प्राइसिंग की शिकायतें आती थी उनमें बहुत कमी आई है। इक्का दुक्का केस जो थाने तक पहुंच जाते थे उनमें भी बहुत कमी आई है।
ड्रग एसोसिएशन के साथ मिलकर हम लोगों ने 40 ऐसी दुकानें आइडेंटिफाई की जी। जो रीजनेबल रेट पे कोविड की दवाइयां उपलब्ध कराती थी। जी जी जी। रेमडेसिविर की दवाई की कालाबाजारी की अलग अलग शहरों में जो समाचार आए वो वाराणसी में नहीं देखने को मिले होंगे, क्योंकि सारी रेमडेसिविर बाकायदा प्रशासनिक कंट्रोल में रखी गई और हम लोगों ने सीधे प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट कोविड हॉस्पिटल्स को रिलीज करनी शुरू की। वर्तमान में कलेक्ट्रेट में काउंटर लगा के रेमडेसिविर की दवा का वितरण किया जाता है। किसी भी प्रकार से कोई भी आकस्मिकता की दृष्टि में हम लोग सीधे हॉस्पिटल को अवेलेबल कराते थे। इसमें यहाँ के ड्रग एसोसिएशन का भी पर्याप्त इसमें भरपूर मदद रही और हॉस्पिटल्स ने भी काफी इसमें कोऑपरेट किया। कुल मिला के एनफोर्समेंट का जो यूनिक मॉडल वाराणसी में रहा, बिना किसी छापेमारी और एफआईआर के प्राइसेस नियंत्रण में आए। पीक समय जब अधिकारी व्यस्त थे अन्य कार्यों में, तब बेशक से 1 हफ्ता या 10 दिन यह समस्या चली हो, लेकिन पिछले 15-20 दिन से बाकायदा नियंत्रण में है। और अब स्थिति यह है कि लगभग हर अस्पताल ने अपने रेट्स भी पूरे डिक्लेयर कर दिए हैं और वो पब्लिकली अवेलेबल हो गए हैं कि किस अस्पताल में किस रेट पे इलाज होगा, किस अस्पताल में कितनी बेड अवेलेबिलिटी है, वो भी बाकायदा इंटरनेट पे जारी की जाती है। तो मरीजों को ऑप्शन मिलने लगा है कि कहां पे जाके हम कितने रुपए में इलाज करा सकते हैं। डीआरडीओ का अस्पताल जो फ्री ऑफ कॉस्ट संचालित है, जो आईसीयू की सुविधा हम फ्री उपलब्ध कराते हैं, उसके संचालन से भी सारे प्राइस कंट्रोल हुए हैं और इसका फायदा न केवल वाराणसी बल्कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को भी हुआ है। रविंद्र जी, उन्नाव के लिहाज से क्या आप और कुछ बता सकते हैं कि खासतौर से इस सिचुएशन में लोग परेशान इस बात को लेकर के भी होते हैं कि उनको अगर कोई जानकारी चाहिए है तो उनको बहुत जगह पर बहुत तरीके के जो फोन नंबर्स हैं या जो अप्रोच हैं उसका सहारा लेना पड़ता है। क्या कोई ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें अगर कोई हमारी तकलीफ है, कोई परेशानी है तो उस एक नंबर से हम सारी जानकारी, सारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हमारी सारी शंका का समाधान हो सके? क्या इस तरीके का कोई मैकेनिज्म उन्नाव के अंदर आप लोगों के द्वारा किया गया है जिससे लोगों की परेशानी और उनको किस तरीके से डील करना है ये आप लोग उनको बता रहे हो? जी बिल्कुल, ICCC एक ये बहुत बड़ा उद्देश्य है कि अगर किसी को किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो दूर हो। हमने अपने ICCC में 3 बेसिक नंबर रखे हैं, 2 मोबाइल नंबर रखे हैं और वहाँ जितने अधिकारी बैठते हैं उनके भी नंबर हम लोगों ने वायरल किए हैं और बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई है पूरे शहर में कि लोगों को ICCC के बारे में मालूम हो सके और उसमें किस किस टाइप की जानकारी आप ले सकते हैं और क्या उनका फोन नंबर है। तो ये हमने शहर में होर्डिंग लगवा दी है। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी बनाया है ताकि लोगों को नंबर की जानकारी हो सके। तो हम उस नंबर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी वो अपने कॉर्नर में लिख देते हैं कि इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का ये नंबर है, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी जी जी। तो इस नंबर को हम आम जन तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को इस नंबर के बारे में मालूम हो और अपनी क्वेरी वो यहाँ पर भेजकर अपना समाधान कर सकते हैं। और जहां तक ये 3rd वेव की बात आपने अभी पूछी है, इसमें हम लोगों की जो तैयारी है, हमने अभी से विश्व के कुछ अन्य देशों में जहां पर 3rd वेव आ चुकी है उसका हम लोगों ने अध्ययन किया है और हमने देखा है कि 3rd वेव 2nd वेव से जहां भी आई है काफी कई गुना ज्यादा आई है। तो उसी के दृष्टिगत हम लोग प्लान कर रहे हैं। अभी तक हमारे हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे या 2 या 3 जगह थे, नेक्स्ट वेव में हम इसको तहसील लेवल पर ले जाएंगे जी। तहसील लेवल पर हॉस्पिटल होगा, तहसील लेवल पर ऑक्सीजन प्लांट हम प्लान कर रहे हैं और तहसील लेवल पे ही पर्याप्त बेड की व्यवस्था होगी ताकि लोगों को दूर न जाना पड़े और पर्याप्त मात्रा में बेड हमारे यहाँ उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि कितने मैन पावर की आवश्यकता होगी और कितने मेडिसिन की आवश्यकता होगी और कौन कौन मेडिसिन की आवश्यकता होगी, उस पर भी पूरी अभी से तैयारी हम कर रहे हैं कि मैन पावर, क्योंकि अचानक मैन पावर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। हमें अगर पेडिट्रिशियन की जरूरत है तो हमें अभी से उनको ऑफर देना होगा, अभी से उन्हें रखना होगा ताकि अचानक उनकी जरूरत पड़ने पर ऐसा ना हो कि हमें ना मिल पाए। तो हम उस ढंग से भी प्लान कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए। हम हर तहसील लेवल पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। कुछ का हमने टेंडर भी फ्लोट किया है, कुछ शासन से आएगा तो हम लगा देंगे, लेकिन 3rd वेव आने के पहले पूरी तरीके से हम तैयार होंगे 3rd वेव को फेस करने के लिए और पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी उन्नाव की जनता को 3rd वेव से किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो।
श्रुति जी, आप खासतौर से जो लोगों की क्वेरीज हैं या जो ICCC का आप लोग अभी जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर के जो लोग हैं क्या वो उतना अवेयर आपको दिख रहे हैं? खासतौर से अगर इटावा जनपद की मैं बात करूं, और क्या लोगों तक वो जानकारी पहुंच रही है, जो चीजें आप लोग उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर वो परेशान हो रहे हैं तो वो आपसे कैसे संपर्क साधें? इस विषय को लेकर के आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स आप लोगों को वहां पर देखने को मिल रहा है? अगर इस विषय को आप बता पाए। करीब 9 से 10 नंबर्स ऐसे हैं जिनसे आउटगोइंग कॉल्स होती हैं डेली। जो पेशेंट्स होम आइसोलेशन में है उनके लिए उनको कॉल्स होती हैं उनकी वेलबींग पूछने के लिए। जो लोग जिनका अभी अभी पॉजिटिव आए हैं उनके फर्स्ट डे और 5th डे उनका रिस्पॉन्स जानने के लिए कि वो होम आइसोलेशन में ठीक हैं कि नहीं है। और अगर उनको कोई इमरजेंसी लग रही है, कोई सांस लेने में तकलीफ हो रही है या कोई भी लक्षण ऐसे हो रहे हैं जिसके चलते उनको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है, तो इमीडिएटली ICCC की ही दूसरी विंग उनको बेड एलोकेशन में हेल्प करती है और उनको इमीडिएटली ला करके एडमिट कराती है। और लगातार डेली बेसिस पे इस तरह के एडमिशन होते हैं, इस तरह की कॉल्स भी आती हैं और हम यहाँ से जो फोन करते हैं उनमें भी फीडबैक लगातार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जनरल पब्लिक में भी चूंकि नंबर फ्लोटेड है, अगर किसी को जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जो हमारे सर्वेलेंस की और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और विजिलेंस की टीम्स हैं, इनके अलावा यदि शहर में या गांव एरिया में किसी को भी जरूरत पड़ती है तो वो भी इस नंबर पे उस तरह के भी कॉल्स लगातार आते हैं कि हमको ये समस्या है, यहाँ पे टेस्ट होना है, या यहाँ पर किसी की डेथ हुई है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी तक नहीं हुई है। तो चूंकि ICCC में इस तरह की कॉल्स लगातार फीडबैक्स भी आते हैं, कॉल्स आती हैं, तो जो बाकी टीम्स जो बाहर काम कर रही हैं वो भी लगातार अपने टोज पर रहती हैं कि उनका फीडबैक ऐसा नहीं है कि अगर कोई वो काम में थोड़ा भी शिथिलता बरतेंगे तो वो पता नहीं चलेगी। वो इमीडिएटली यहाँ पता चलती है और यहाँ से फिर उनको पुल अप किया जाता है कि आप अपना जाएं वहाँ पर, आपकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अभी कुछ लोग छूटे हुए हैं उनको करें। तो इस तरह की चूंकि कॉल्स लगातार आती हैं, वो फीडबैक्स मिलते हैं, जो हमारी डेली मीटिंग्स होती हैं ICCC में, हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर ये जानकारियाँ उन टीम्स के इंचार्जेस हमको देते हैं, जिसके वजह से हम इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो देन ये इससे ये सब में ये फीलिंग है कि प्रॉपरली अगर हम अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो वो रिस्पॉन्स ICCC में जाएगा और हमको जिले स्तर से उस पर कोऑर्डिनेशन होगा, तो ये काम उस हिसाब से ठीक से होता है। नंबर्स गांव क्षेत्र में भी अपने सरकारी अमले के माध्यम से, हमारे जितना सरकारी अमला है उनके पास, प्लस उनके जो पंचायत भवनों के माध्यम से, हमारे सचिवों के माध्यम से प्रॉपरली प्रसारित है। तो क्योंकि गाँव से भी बहुत सारी कॉल्स ICCC में लगातार डेली प्राप्त होती है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स का फीडबैक है, पहले बीच में L2 में शिकायत आती थी कि डॉक्टर समय पे नहीं आते हैं, तो L2 रात के 2 बजे 3 बजे भी हमारे ICCC से कॉल वहाँ पे जो स्टाफ है उनको जाता है, पेशेंट्स को जाता है, अगर वो रिस्पॉन्स करते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर्स हैं कि नहीं है, अटेंड हो रहे हैं कि नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। इसका बहुत ही पॉजिटिव हमको रिजल्ट भी मिला है कि लगातार अब सारे स्टाफ प्रेजेंट रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रात को देखते हुए कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी से नदारद हो। तो इस तरह के फीडबैक चूंकि आते हैं तो ICCC ने बहुत इसमें पॉजिटिव रोल अदा किया है पूरे कोविड रिस्पॉन्स जो जिले में हुआ है। रविंद्र जी, थोड़ा सा वैक्सीनेशन को लेकर के अगर आप कुछ बता पाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन के ऊपर भी इस समय आप लोग विशेष फोकस कर रहे हैं, इसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप लोग और आगे भविष्य में क्या प्लानिंग है इसको लेकर के उन्नाव जनपद के अंदर? बिल्कुल आयुष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है और मैं बोलने ही वाला था कि वैक्सीनेशन पे जरूर इस मीट में बात आनी चाहिए। उन्नाव में अभी 45+ का वैक्सीनेशन हो रहा है और इस कोरोना से बचने का बहुत अच्छा उपाय है कि हम प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन कराएं। हमने अपने सारे CSCs, PSCs और अन्य जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं वहां पर वैक्सीनेशन के कैंप लगाए हैं और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित किया है। और हमने अपने निगरानी समितियों के माध्यम से भी और अभी जो हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए हैं उनके माध्यम से भी अब वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोग कराएं, इसके प्रेरित करने के लिए टीम लगा दिया है। देखिए, 3rd वेव आने के पहले जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा उतने ही हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम रहेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी जनता से अनुरोध भी करूंगा कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन कराने से ना छूटे और यही एक मंत्र है जिससे हम कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं। एक आयुष, एक और हम जरूर बात रखना चाहेंगे कि एक पॉजिटिव चीज जो हम उन्नाव जनपद में कर रहे हैं,
प्रतिदिन एक ऐसे पेशेंट की हम कहानी निकालते हैं अपने जनपद में जी। और उसका वीडियो भी जो कोरोना की बहुत मुश्किल परिस्थितियों से निकल कर आया है। उसका 65-70 SpO2 रह गया, उसके चेस्ट में काफी इन्फेक्शन था, लेकिन वो हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा के स्वस्थ होके बाहर आया है। जी। तो उसी की जवानी से हम लोग उसका वीडियो वायरल करते हैं और एक पेज का पूरा डिटेल देते हैं और उसका हम लोगों ने नाम दिया है जीने की राह। जी जी। तो एक जो भय का वातावरण है कि कोरोना से संक्रमण होने पर खतरा है, ये है, उससे लोगों को बहुत मिली है, उनका हौसला बढ़ता है और लोगों को ठीक होने में मदद मिली है। जो लोग संक्रमित हैं, खासकर उन लोगों को इससे बहुत हौसला बढ़ता है कि अगर 80 साल का व्यक्ति जिसका SpO2 70 था वो बचकर अगर बाहर आ गया तो हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे एक बहुत ही पॉजिटिव वेव गई है। चलिए, इसी के साथ मैं ये चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए, उस तमाम बातों को और इस तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो हालांकि जो बात यहां पर कही गई तमाम जिलाधिकारियों की तरफ से, ये आप लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर से ऐसे दौर में जब लोग इस समय इस महामारी के दौर से गुजर रहे हो तो सकारात्मकता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, जिसके प्रयास आप देख रहे हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा भी किए जा रहे हैं। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना।